नमस्कार। आज हम G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 या फिर कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज वाले समूह के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें इतिहास के कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जान लेना चाहिए जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। 1973 का यौम किपुर वॉर या फिर इसे रमदान वॉर या अक्टूबर वॉर भी कहते हैं। यहूदियों के लिए यौम किपुर का दिन पूरे साल का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। जिस तरह हिंदू समाज हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम्स इस्लाम धर्म को, ठीक उसी तरह यहूदी लोग जुदाइज्म को फॉलो करते हैं। इजराइल की आबादी का लगभग 74% लोग यहूदी हैं। सभी धर्म की एक अलग पवित्र भाषा होती है, जैसे हिंदुओं के लिए संस्कृत और मुसलमानों के लिए अरबी। ठीक उसी तरह यहूदियों के लिए हिब्रू भाषा है। हिब्रू में यौम का मतलब होता है दिन और किपुर का मतलब शुद्धि, इसलिए यौम किपुर को डे ऑफ एटोनमेंट या आत्मशुद्धि का दिन भी कहा जाता है। 6 अक्टूबर 1973 इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया। यह दिन यहूदियों के लिए यौम किपुर का दिन था, इसलिए इसे यौम किपुर वॉर भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया? 1948 के अरब इजरायली वॉर के बाद इजिप्ट ने इजराइल के व्यापार के सबसे मुख्य रास्ते को बंद कर दिया। स्ट्रेट्स ऑफ तिरान, सऊदी अरबिया के तिरान आइलैंड और इजिप्ट के सिनाई क्षेत्र के बीच से गुजरने वाला 13 किलोमीटर लंबा और लगभग 5-6 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। 1956 के दशक में इजराइल के 90% तेल का व्यापार स्ट्रेट्स ऑफ तिरान के रास्ते से हुआ करता था। इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासेर ने यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी टास्क फोर्स को हटाते हुए सारे इजरायली शिप्स को रोक दिया और तिरान के समुद्री रास्ते से इजराइल का व्यापार बंद कर दिया। इन सब वजहों से एक युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने अपनी शक्तियों का दमखम पूरी दुनिया को दिखा दिया। इजराइल ने 5 जून 1967 को इजिप्ट पर एयर स्ट्राइक किया और इजिप्ट के सारे मुख्य तेल के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। 6 दिन के इस युद्ध में इजिप्ट और उसके साथी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और फिर इजराइल ने इजिप्ट के सिनाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसी क्षेत्र को वापस लेने के लिए इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर 1973 में इजराइल पर हमला कर दिया। इस यौम किपुर युद्ध के बाद भी सिनाई के 2/3 हिस्से पर इजराइल का अधिकार रहा। इन सब से नाखुश होकर 1973 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC ने उन सभी देशों के साथ तेल का व्यापार बंद कर दिया जिन्होंने यौम किपुर युद्ध के दौरान इजराइल का साथ दिया था। अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के समूह ने कनाडा, जापान, नीदरलैंड, UK, US, साउथ अफ्रीका इन सभी देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसका प्रभाव US और बाकी सभी देशों पर पड़ा। 1970 के दशक में अमेरिका में तेल का आयात पहले से 2 गुना बढ़ चुका था, यानी 3.1 मिलियन बैरल्स पर डे से अब 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे हो चुका था। इस इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जब ये सैंक्शन 1974 में खत्म हुआ तो तेलों के दाम आसमान छूने लगे। तेलों के दाम में लगभग 400% की बढ़ोतरी हो गई, यानी जो पहले $3 प्रति बैरल हुआ करता था वो अब $12 प्रति बैरल हो गया। और इतना सब कुछ मात्र 1 साल के अंदर हुआ। इस घटना को फर्स्ट ऑयल शॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑयल शॉक का प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए दुनिया के बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों ने एक साथ होकर एक समूह बनाने का विचार किया। अब हम समझेंगे किस तरह से लाइब्रेरी ग्रुप G4 से G8 बना और फिर G7 बन गया। शुरुआत में US, जर्मनी, फ्रांस और UK इन चारों देशों ने एक इनफॉर्मल मीटिंग की और यह मीटिंग व्हाइट हाउस के लाइब्रेरी में होने के वजह से इसका नाम लाइब्रेरी ग्रुप रखा गया। बाद में जापान को भी इसमें शामिल कर लिया गया और ये ग्रुप ऑफ 5 बन गया। 1975 में फ्रांस ने इटली को भी इस समूह का हिस्सा बना लिया और ये ग्रुप ऑफ 6 बन गया। 1976 में इन 6 देशों के बाद
कनाडा ही एक ऐसा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए कनाडा के पीएम पेरे ट्रूडो को इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया। इसके बाद ये G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 बन गया। ऐसा माना जाता है कि 1994 के G7 समिट के बाद रशियन ऑफिशियल्स ने G7 के सभी 6 लीडरों से कुछ बातचीत की और फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने रसिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन को पहले गेस्ट के रूप में न्योता दिया। फिर 1998 में रसिया को इस G7 के समूह में शामिल कर लिया गया। 2014 में रसिया के सैनिकों ने यूक्रेन के क्रीमिया आइलैंड के पार्लियामेंट सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। व्लादिमीर पुतिन ने के इस नीति से नाखुश होकर G8 से रसिया को निकाल दिया गया और G8 फिर से G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 बन गया। G7 समूह क्या है और यह क्या करता है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित, विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और सतत विकास इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को निर्देशित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दुनिया की कुल आबादी का जहां 10वां हिस्सा इन देशों में है, वहीं वैश्विक जीडीपी में इन देशों की 40% भागीदारी है। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर पिछले शिखर सम्मेलनों में चर्चाएं हुई थी। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष क्लॉड यंकर हैं, जो स्वास्थ्य कारणों से इस बार सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं। वहीं यूरोपियन काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा। हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। 7 के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।